बच्चों हम लोग कैटलिस्ट की बात कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में। तो कैटलिस्ट कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? कैटलिस्ट वे सब्सटेंसेस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में खुद टेक पार्ट नहीं करते। कैटलिस्ट जब किसी भी रिएक्शन में डाला जाएगा तो कैटलिस्ट पाथ चेंज कर देगा। पाथ चेंज करने से या तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, या एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। कल का केमिकल काइनेटिक्स का आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पाथ चेंज का एक जो है ग्राफ बनाया है। कैटलिस्ट में मेन बात यही है कि विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन प्रोसेस, खुद बिना इन्वॉल्व हुए वो रेट को चेंज करते। एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन। ये एक स्लो प्रोसेस है, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड कर दें तो ये लो टेम्परेचर पर भी काफी अच्छा हो जाता है। पहले तो थर्मल डिकम्पोजिशन है तो अच्छा खासा टेम्परेचर देना पड़ता होगा, फिर भी ये धीमे धीमे हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दूं तो ये लो टेम्परेचर्स पर भी एक्सेलरेटिंग रेट, मतलब बहुत अच्छे रेट से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसका मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा। आगे बढ़ाते, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। देखो दो चीजें हैं, एक का नाम है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक का नाम है प्रमोटर। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग। एक का नाम है निगेटिव कैटलिस्ट और एक का नाम है पॉइजन या इनहिबिटर। पॉइजन निगेटिव कैटलिस्ट तरह काम कर सकता है, लेकिन जो इनहिबिटर है, जो इनहिबिटर पॉइजन इनहिबिटर की तरह भी काम कर सकता है। जो इनहिबिटर है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको समझाता हूं, समझिए बेटा। N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3 जो हैबर प्रोसेस है, इसमें पुराने टाइम में जब हैबर प्रोसेस कराया जाता था तो उसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट मिलाया जाता था। आयरन यहाँ कैटलिस्ट, आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम मिलाया जाता था। लेकिन ध्यान रखना, मॉलिब्डेनम आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा रहा। आयरन इज ए कैटलिस्ट, तो मॉलिब्डेनम इज ए प्रमोटर। अगर मैं आयरन हटा लूं और सिर्फ मॉलिब्डेनम मिला दूं तो भैया रिएक्शन कैटलाइज नहीं होगी। तो रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है वो प्रमोटर नहीं है, ये ध्यान रखिए। कैटलिस्ट को प्रमोट करने वाला प्रमोटर। तो मॉलिब्डेनम यहां पर किसका काम कर रहा है? प्रमोटर का काम कर रहा है। अच्छा जरा पॉइजन की बात कर लेता हूं, एक रिएक्शन बताता हूं आप लोग को, देखिए जरा ध्यान से। मैं पॉइजन की बात करता हूं, वो रिएक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाई है और ध्यान से देखिए। अगर मैं जो है एसिटाइलिन को हाइड्रोजनेशन कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ PD BaSO4 CaCO3 और बॉइलिंग जाइलीन, ये सॉल्वेंट के साथ, तो आपको अच्छे से मालूम है ये एल्केन ना देके एल्कीन देगा और इसका नाम पार्शियल हाइड्रोजनेशन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। आपको मालूम है कि अगर मैं यहां से BaSO4 हटा लूं तो डायरेक्ट एल्केन दे, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर देता। लेकिन यहाँ BaSO4 किसका काम कर रहा है? यहां पर BaSO4 कैटालाइटिक पॉइजन। अब इस चीज को समझिए, ये इनहिबिटर है, ये कैटालिटिक पॉइजन। इसका मतलब अगर मैं
हाइड्रोजन पैलेडियम निकाल के सिर्फ BaSO4 डालूं तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। BaSO4 किस पे काम कर रहा है? पैलेडियम पे काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रमोटर्स और इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट पे काम करते हैं, वो कैटलिस्ट की जगह काम नहीं करते। तो देयर इज ए डिफरेंस इन बिटवीन। बच्चे अधिकतर निगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट को ही प्रमोटर और इनहिबिटर कह देते हैं, ये बात गलत। प्रमोटर और इनहिबिटर कैटलिस्ट पर काम करते हैं। प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, इनहिबिटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज। ठीक है भैया, नेक्स्ट। यस सर। दो तरीके के कैटलिस्ट हैं और इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सममांगी और विषमांगी हिंदी में कहते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस मतलब जिसमें कैटलिस्ट का फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, कैटलिस्ट का फेज वही है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज, मतलब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट ऑल आर इन द सेम फेज, तो उसको होमोजीनियस कैटलिसिस कहते हैं। और अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट का फेज रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फेज से डिफरेंट है, मान लीजिए कैटलिस्ट सॉलिड है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस है, तो उस केस में उसको हेट्रोजीनियस कैटलिसिस कहेंगे। इसमें दो चार एग्जांपल आप याद कर लीजिए। SO2 + O2 NO गैस की प्रेजेंस में SO3 देगा। ध्यान दीजिएगा, SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, NO भी गैस है और SO3 भी गैस। तो ये होमोजीनियस कैटलिसिस, सममांगी। अगला कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराओगे HCl के प्रेजेंस में सारे लिक्विड, तो ये भी क्या है? होमोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल। अच्छा, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस क्या होती है? 2SO2 gives 2SO3 in the presence of platinum catalyst। प्लेटिनम सॉलिड है जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस हैं, तो ये क्या कहलाएगी? हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। सेम यही हेबर प्रोसेस, N2 + 3H2 आयरन की प्रेजेंस में अमोनिया बना रही है, ये क्या कहलाएगी? हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। अमोनिया + 5O2 4NO + 6H2O ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। प्लेटिनम गेज कैटलिस्ट का काम करता है, प्लेटिनम सॉलिड है यहाँ। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन, निकेल सॉलिड है, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, सब अलग अलग फेज। तो इसको क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। मतलब होमोजीनियस मतलब ऑल आर इन द सेम फेज, और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस मतलब कैटलिस्ट का फेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज से कुछ डिफरेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों का फेज अलग अलग हो, या ऐसा भी हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम हो, कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। इसको समझने के लिए एक आध दो बातें समझिए। बेटे ध्यान देना, कैटलिस्ट जो होता है उसको जब कभी भी हम लोग यूज करते हैं तो कैटलिस्ट को या तो उसके सरफेस को रफ कर देते हैं, उसको खुरदरा कर देते हैं, या कैटलिस्ट को पीस देते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। टू इंक्रीज द एक्टिव साइट्स ऑफ द कैटलिस्ट। जितने भी जब कैटलिस्ट के ऊपर जब रिएक्टेंट्स जाके टकराते हैं तो कैटलिस्ट के साइट्स पर जाके जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं। तो कैटलिस्ट के पास जितनी ज्यादा साइट्स होंगी उतने ज्यादा जल्दी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सीधी सीधी बात। तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाना बहुत जरूरी है। कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट को या तो खुरदरा कर देते हैं, रफ कर देते हैं, या उसे पाउडर कर देते हैं। दिस इज द थ्योरी नोन एज द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, दिस थ्योरी इज नोन एज द एडजॉर्प्शन थ्योरी। Was that the reactant in the gaseous state or in the solution are adsorbed on the surface of the solid catalyst? The increase in concentration of the reactant on the solid surface increases the rate of reaction. Adsorption being exothermic, the heat of adsorption is utilized by enhancing the rate of reaction. ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्टेंट कैटलिस्ट से जाके चिपक जाए तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ,
और कैटलिस्ट का जो सरफेस है वो क्या काम कर दो, रफ कर दो, जिससे कि उसमें नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इंक्रीज हो। ये जो है एड्सॉर्प्शन थ्योरी कहलाती है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। कैटलिस्ट में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, और जिसको जियोलाइट्स कहते हैं। जियोलाइट्स एक्चुअली ये परम्यूटेड का एनहाइड्रस फॉर्म, जो परम्यूटेड हम लोग हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए जिसका यूज करते थे, उसका एनहाइड्रस फॉर्म जियोलाइट, मतलब उसमें से वाटर निकाल लिया गया। वाटर निकाल लिया जाएगा तो आपको मालूम है मधुमक्खी के छत्ते की तरीके का उसकी संरचना या उसका स्ट्रक्चर होता है, और उसके जो पोर्स हैं उन पोर्स का एक डेफिनेट साइज। जियोलाइट्स बहुत सारे उन प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकता है जहां पर रिएक्टेंट्स का साइज जियोलाइट के पोर के साइज के बराबर हो। पहली बात तो यह भी समझ लेनी चाहिए कि कैटलिस्ट खुद में सेलेक्टिव तो होता ही है। सेलेक्टिविटी स्पेसिफिसिटी तो कैटलिस्ट का मेन फंक्शन है। कैसे? वो ऐसे कि हर कैटलिस्ट हर जगह काम नहीं करता। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3 के लिए आयरन कैटलिस्ट का काम कर रहा है, लेकिन SO2 से SO3 बनाने के लिए प्लेटिनम कैटलिस्ट का काम कर रहा है। वहां पे आप आयरन नहीं डाल सकते। हाइड्रोजनेशन के लिए निकिल काम कर, तो कैटलिस्ट खुद में सेलेक्टिव तो है ही, लेकिन यहां पर उस सेलेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, यहां पे कह रहा है शेप सेलेक्टिव। कैटलिस्ट का जो शेप है, उसके जो पोर्स हैं, उसके साइज का पार्टिकल उसमें से जो पास हो जाए, उसके लिए वो कैटलिस्ट का काम करेगा, बात बाकी के लिए नहीं करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जियोलाइट्स। पढ़िए, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट। ऐसी कैटलिटिक एक्टिविटी जो पोर स्ट्रक्चर, कैटलिस्ट के पोर्स के स्ट्रक्चर पे, पोर मतलब वो छोटे छोटे होल्स जो जियोलाइट्स में प्रेजेंट है। मैंने बताया मधुमक्खी के छत्ते की तरीके से हेक्सागोनल होल, छोटे छोटे होल्स में पाए जाते हैं। एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अगर पोर का साइज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होगा तो इसी चीज को शेप सेलेक्टिविटी कहेंगे। जियोलाइट्स अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब लाइक पोर्स में होता, ये आप ध्यान रखें। दे आर माइक्रोपोरस एल्युमिनोसिलिकेट्स विद 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट का 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, और उसमें जियोलाइट में हनी पोर्स जो प्रेजेंट होते, हनीकॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो हेक्सागोनल पोर्स होते हैं, उनके पोर के साइज का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा, तो वो उसके लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। आप जानते हैं जियोलाइट्स Na2Al2 Si2O8 होता है। हाँ, अगर परम्यूटेड की बात करेंगे तो उसमें XH2O और लगा लो। वैसे जियोलाइट वो XH2O निकालने के बाद ही जियोलाइट बना, Na2Al2 Si2O8, ठीक है ना, ये सिलिकेट्स होते हैं। सबसे ज्यादा यूज जो जियोलाइट्स का किया जाता है मेरे बच्चों, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग के लिए किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। They are widely used in the petroleum industry for the cracking of the hydrocarbon. Next, characteristics of the catalyst, ध्यान दीजिएगा, highly efficient है, highly specific है, highly active under optimum temperature। इसका मतलब अगर आपका टेम्परेचर, आपने रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया या घटा दिया तो कैटलिस्ट अच्छा काम नहीं करेगा। ये आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी चीज समझ में आती है भाई। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट फॉर अवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जो एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट का काम। तो अगर हमको कहीं बुखार हो जाता है या हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो उस समय एंजाइमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी को एंजाइम को कैटलिस्ट की तरीके से काम करने के लिए आपकी बॉडी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए।
और चूंकि आपकी बॉडी ने उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को लूज कर दिया है और आपकी बॉडी किसी और टेम्परेचर पर पहुंच गई है, दैट इज द रीजन एंजाइम कैटलिस्ट का काम नहीं करता। सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर ही नहीं, एक रेगुलर रेंज का पीएच भी जरूरी है। प्रोमोटर्स, एक्टिवेटर्स, कोएंजाइम्स अगर साथ में प्रेजेंट होंगे तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और इनहिबिटर्स या पॉइजन अगर प्रेजेंट होंगे तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये दोनों बातें हमने अभी पहले की। ये बेटे मैंने एक डायग्राम को स्कैन किया है, बहुत अच्छा तो स्कैन नहीं हुआ है, लेकिन ये डायग्राम बायो वाले बच्चे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। इसको लॉक एंड की कॉन्सेप्ट कहा जाता है, एंजाइम कैटालिसिस का लॉक एंड की कॉन्सेप्ट। ये बायो में भी आपने पढ़ा होगा, हाँ ना तो बोल दिया करो, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यस सर, बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल में, बायो में भी आपने पढ़ा होगा। मैं ये सिखाना चाहता हूँ आपको, जहां से भी पॉसिबिलिटी बनी वहां से मैंने सारे नोट्स उठाए हैं। और मैं कैटलिस्ट के बारे में एक स्पेशल बात ये बताना चाहता हूँ, आपकी बॉडी में जो हो रही, ये लॉक एंड की कॉन्सेप्ट है। वो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई आप, अच्छा इसको एक ड्रग की तरीके से समझिए, दवाई की तरीके। ड्रग मतलब दवाई। बेटे सिर दर्द की दवा अलग है और घुटने के दर्द की दवा अलग है। आपने कभी सोचा नहीं कि दवा तो हम मुंह से खाते हैं, पेट में जाती, रास्ता तो एक ही। फिर सिर दर्द की दवा अलग है और घुटने के दर्द की अलग है, ये कैसे? बेटा मस्कुलर एक्टिविटी पर दर्द डिपेंड करेगा। आपके मसल्स, हार्ड मसल्स में दर्द है या आपके सॉफ्ट मसल्स में दर्द? क्या दवा उसको पकड़ लेगी? हाँ, तुरंत। दवा एक चाबी है जो आपकी बॉडी के ताले में जाएगी, और उस ताले के जिस पार्ट में जाएगी, हर एक के ताले की चाबी अलग अलग, वो वहां जाके फिक्स हो जाएगी और उस ताले को खुद। अगर उसको वो साइट नहीं मिली तो क्या होगा? वहां से निकल आएगी वापस। अगर उसको वो साइट नहीं मिली तो वो वहां से वापस निकल आएगी, वहां कोई एक्शन क्रिएट नहीं करेगी। यही कारण है कि घुटने की दर्द की दवा अलग है, सर दर्द की दवा अलग है, कोई और पेन हो रहा है तो उसकी दवा अलग है। खाते तो सारी पेट में ही है, लेकिन सबकी चाबियां अलग है। ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है जो कि बायो वाले बच्चों को बायो में समझाया जाता है, लॉक एंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट। यहां से हम लोगों को कैटलिस्ट की स्पेसिफिसिटी के बारे में बहुत बढ़िया पता चलता है कि कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, वो एक पर्टिकुलर जगह जाके ही अटैक करते। ठीक है, ऐसा आप लोग केमिस्ट्री में यहाँ पे पढ़ोगे, और केमिस्ट्री में ड्रग जब पढ़ोगे आप लोग, ड्रग्स, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, तो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में भी ड्रग एनालिसिस में ही हम लोग पढ़ाते हैं कि ड्रग का एक स्पेसिफिक साइज है, वो वहीं जाके फिट होगा, दूसरी जगह जाके फिट नहीं। ये सेम यही कॉन्सेप्ट। यहां से एड्सॉर्प्शन थ्योरी तो खत्म हो गई। अब एक नया पार्ट आपका शुरू हुआ है जिसका नाम है कोलॉइड्स। दो एक बातें मेरी समझेंगे। इनिशियली हम लोगों ने सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस और एक कोलॉइडल सब्सटेंसेस। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को हम लोग ये कहते थे विच इजिली पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, जो एनिमल मेम्ब्रेन से आसानी से पास आउट हो जाते हैं। जैसे NaCl सॉल्यूशन, आपके शरीर से पसीना निकलता है या नहीं निकलता? यस सर। तो NaCl को हमने क्रिस्टलाइन। कोलॉइड सब्सटेंसेस जो आपके एनिमल मेम्ब्रेन से आसानी से पास आउट, आसानी से क्या, किसी भी कीमत पे पास आउट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ब्लड। पोर्स तो आपके स्किन में वही है ना, लेकिन उन पोर्स से पसीना निकल आता है, उन पोर्स से कभी खून निकलते देखा है क्या? नो सर। आपको मालूम है आपकी स्किन पूरी की पूरी पोरस है, इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर स्किन पे फोड़े, फुंसी, मुहासे हो रहे हैं तो ये प्रूफ हो रहा है कि आप क्रीम का अनर्गल इस्तेमाल कर। क्रीम यूज नहीं करनी चाहिए, सीधी बात है। कॉस्मेटिक्स में जितनी भी चीजें हैं उनमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको इस्तेमाल करना चाहिए।
जिस तरीके से पीने के लिए तो सिर्फ बेटा पानी है, बाद बाकी चीजें तो पीने योग्य है ही नहीं, फिर भी आपकी प्यास को बढ़ाती। कोको कोला टॉयलेट क्लीनर है, पीते समय ये सोच लेना। कोको कोला का पीएच वही है जो आपके टॉयलेट में रखा हुआ डोमेक्स है उसका पीएच, या हार्पिक का पीएच, सेम पीएच के सॉल्यूशंस हैं और कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस चीनी घोल के दे दी गई, एसिड उसमें उतना ही है। तो अगर ज्यादा कोको कोला पियोगे तो थोड़े दिन में एसिडिटी हो जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पेट जलना शुरू हो जाएगा, एसिड उतना ही है। वही HCl और H2SO4 उसमें भी डाला जा रहा है, इसलिए मैं उसको तो पूरा पूरा कोको कोला को मैं पूरा तरीके से टॉयलेट क्लीनर कहता हूँ, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स वही, सिर्फ पानी में क्या मिलाया गया, चीनी मिला दी गई। आपको मालूम होना चाहिए कि कोको कोला में पेस्टिसाइड्स भी डाले जाते हैं, अन्यथा चीनी मिला हुआ पानी इतने दिन कैसे चल जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉस्मेटिक आइटम्स और ये जो जबरदस्ती की प्यास बढ़ाने वाले हैं, माजा कोको कोला, ये पीने से पहले सोचिएगा कि आर दे रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, क्या ये आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। हाँ, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई आप पार्टी में जा रहे हो कहीं, वो या आपको बहुत तेज प्यास लगी है, पानी नहीं है, कोको कोला है, आपने पी लिया, दैट इज नॉट ए बैड थिंग, ठीक है। लेकिन एक रेगुलर यूज, एक हैबिचुअल हो जाना, इसका मतलब एसिड को अपने शरीर में दावत दे रहे हो खाने के लिए, और एसिड जब बॉडी को खाना शुरू करेगा तो अंदर बहुत सारे जो है ब्लिस्टर्स क्रिएट कर देगा स्टमक के अंदर, एंड द ब्लिस्टर्स इनसाइड द स्टमक क्रिएटेड अल्सर। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जाके पढ़िए, आपको समझ में आएगा, अल्सर के बारे में वहां बहुत अच्छा बताया। आपका लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चलिए कोलाइडल पे वापस आ जाते हैं। तो क्या दो अलग अलग तरीके के ही सब्सटेंसेस हमारे थे? नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि NaCl को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहा और ब्लड को कोलाइडल सब्सटेंस कहा, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। मेरे बच्चे, एक बार साइंटिस्ट ने गलती से NaCl को बेंजीन में डाल दिया पानी की जगह, जैसे ही बेंजीन में डाला वो कोलाइड बना। अब तो साइंटिस्ट बहुत परेशान हो गए, क्योंकि NaCl तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, वो कोलाइड जैसा बिहेव कैसे कर रहा है। तो बाद में जाके ये कहा गया कि देयर आर 3 phases ऑफ ए सब्सटेंस: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। बेटे ध्यान रखिएगा, जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है वो ट्रू सॉल्यूशन, जिनका 1 से 1000 नैनोमीटर के बगल में के बीच में है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, और जो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़े हैं वो सस्पेंशन है। जैसे पानी और नमक का सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन, उसमें कहीं आपको नमक के पार्टिकल्स घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे पानी। हाँ, तुम्हारा नमक गंदा हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, तुम्हारे नमक में कोई व्हाइट पार्टिकल्स मिलाए गए हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, फिर आपको पानी थोड़ा सा व्हाइटिश दिखाई देगा। तुम्हारे नमक में कैल्शियम क्लोराइड है तो मुझे मैं क्या करूं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं, साइंटिस्ट की, मेरी मतलब साइंटिस्ट की कोई गलती नहीं। अन्यथा पानी में NaCl घोलने के बाद आप पता नहीं लगा सकते कि पानी में NaCl घुला हुआ। पानी में NaCl घोलने के बाद आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते बेटे कि पानी में NaCl घुला हुआ। तो वो ट्रू सॉल्यूशन है जहां आपको पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे। कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है, इसमें आपको घूमते हुए पार्टिकल दिखाई देंगे, सस्पेंडेड नहीं दिखाई, सस्पेंड नहीं होगा, घूमता हुआ दिखाई देगा। गम, जिलेटिन, ब्लड, सारे कोलाइड। अच्छा, सस्पेंशंस, मडी वाटर, एक पानी में मिट्टी डाल लो और उसको चम्मच से घोलो, जितनी देर घोलते रहोगे, स्टार करते रहोगे, उतनी देर मड के या मिट्टी के पार्टिकल, सॉइल के पार्टिकल्स पानी में घूमते रहे। थोड़ी देर
एक जगह रख दो इकट्ठा फॉर ए स्लाइट लॉन्ग स्टैंडिंग, सारे के सारे पार्टिकल आके नीचे बैठ जाए, इसको सस्पेंशन। यहाँ पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा था। तो 3 तरीके के मैंने आपको सब जो है फेजेस बताए, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। ये 3 तरीके के फेजेस में, 3 तरीके के सॉल्यूशंस में, 3 तरीके के फेजेस में डिवाइड किया गया, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, हर एक सब्सटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। इसका मतलब हमारे 2 पार्ट नहीं है, अब हमारे ये 3 पार्ट। चलिए, लायोफिलिक कोलाइड्स। बेटा फाइल का मतलब होता है लव और लायो का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड लविंग। एग्जैक्टली बात क्या है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस जब बनेंगे तो वहां पे 2 चीजें होंगी। पहली चीज जो होगी वो होगी डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरी चीज जो होगी वो होगी डिस्पर्शन मीडिया। ये सामने लिखा है डिस्पर्स्ड फेज, बहुत आसान सी चीज है, मैं समझा रहा हूं, समझिए। और दूसरा है डिस्पर्शन मीडिया। आप लोग सॉल्यूशन तो अच्छे से जानते ही। डिस्पर्स्ड फेज क्या चीज है? सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है वही डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट है जिसमें घोला जा रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा समझिए। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट है और डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट। अगर डिस्पर्स्ड फेज आराम से घुलने से, स्टायर करने से डिस्पर्शन मीडियम में आसानी से घुल जाती है तो उसको लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। और अगर डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम में आसानी से नहीं घुलती तो उसको लायोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं। इसका मतलब मेटल सॉल्ट्स जितने भी हैं वो लायोफोबिक हो जाए, या वो जो भी सॉल्ट आप बनाना चाहते हो लेकिन डायरेक्ट नहीं बना सकते, डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स फेज को ग्लास रॉड से घोल के आप नहीं बना सकते उसको, तो वो सारे के सारे लायोफोबिक हैं। वो लिक्विड हेटिंग हैं, वो लिक्विड से लव नहीं कर रहे। तो फोबिया मतलब हेट और फाइल मतलब लव, ध्यान रखिएगा इस चीज। लायोफोबिक कोलाइड, मैंने कहा कि आप डायरेक्ट स्टायरिंग प्रोसेस से, मतलब कंटेनर में आप डिस्पर्शन मीडिया लो, डिस्पर्स फेज लो और स्टायर करो। अगर इससे नहीं बन रहा तो इसका मतलब है लायोफोबिक कोलाइड्स को बनाने के लिए आपको कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। लायोफिलिक बनाने के लिए किसी स्पेशल मेथड का यूज नहीं करना पड़ेगा। आप डिस्पर्स फेज में डिस्पर्शन मीडिया लो, ग्लास रॉड से घोल दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, लायोफिलिक लॉन्ग स्टैंडिंग पर सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल सही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सेटल डाउन होना शुरू हो गए, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। आप लायोफिलिक कोलाइड वाले डिब्बे को, बोतल को दोबारा उठाइए, अच्छे से हिला दी। बहुत सारी दवाइयों के ऊपर लिखा आता है शेक वेल बिफोर यूज, इसीलिए लिखा आता है क्योंकि वो लायोफिलिक। उनको अच्छे से दोबारा हिलाइए, वो दोबारा से जो है उसी फेज में जो है, मतलब लायोफिलिक सॉल्यूशन दोबारा बन जाएगा, लेकिन लायोफोबिक बनता ही नहीं। लायोफोबिक लायोफिलिक के कंपैरिजन में जल्दी प्रेसिपिटेट भी हो जाता है, इसमें भी कोई शक। तो लायोफोबिक बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डालने पड़ेंगे, कुछ जो है अलग प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। तो हम अब ये देखते हैं कि लायोफोबिक कोलाइड्स हम कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए कुछ केमिकल मेथड्स हैं और कुछ फिजिकल मेथड्स। इससे पहले कि लायोफोबिक कोलाइड बनाने का तरीका पढ़ें, एक क्लासिफिकेशन और है, उसको भी पढ़ लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का। एक हमने पढ़ा लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स।
दूसरा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, नाम से ही पता चल, मैंने कहा कोलाइडल सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, ये कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स तब कहेंगे जब कोलाइडल सॉल्यूशन से जो छोटे पार्टिकल जिनका साइज कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से छोटा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में एग्रीगेट हो, एग्रीगेट मतलब इकट्ठे हो जाएं और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को साइज बना लें। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को कोलाइडल मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहें। ध्यान दीजिए, ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म द साइज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन सा साइज है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का बना लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर। गोल्ड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, ये सारे के सारे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के एग्जाम्पल। दूसरा देखिए मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड किसको कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड का मतलब होता है कि जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका साइज बहुत ज्यादा है, जिनका मास बहुत ज्यादा है, वो पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में स्टार करने पर टूट जाएं, और वो देखो मल्टी में जुड़ रहे थे, मैक्रो में टूट जाएंगे, और टूटने के बाद कोलाइडल सॉल्यूशन के साइज का पार्टिकल अगर बना लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। प्रोटीन, सेलुलोज, एंजाइम या मैनमेड जितने भी हैं, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, जो पॉलीमेरिक, अगर उनका सॉल्व बनाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। अगला एसोसिएटेड कोलाइड्स, those colloidal solutions which behave as very strong electrolyte at low concentration। अगर उनका कंसंट्रेशन कम है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से काम करेंगे, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर वो मिसल फॉर्म कर लेंगे और वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम। इनको एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। दोबारा सुनिए, वो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो अपने लो कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे और हाई कंसंट्रेशन पर कोलाइडल सॉल्यूशन का काम करेंगे, मिसल फॉर्मेशन हो जाएगी, इनको एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसल्स कहा जाता है। अब ये मिसल्स क्या चीज है इसको समझिए। जो एसोसिएट होते हैं कोलाइड, उसी को मिसल कह रहा। मिसल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी जिसका नाम क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाए। मिसल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस only at a particular temperature and this temperature is known as Kraft temperature। ठीक है, मिसल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होती है जिसका नाम है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। जिस टेम्परेचर पर मिसल फॉर्मेशन पॉसिबल होती है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, और जिस कंसंट्रेशन पर पॉसिबल होती है उसे क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहते हैं। ये दोनों चीजें सोप और डिटर्जेंट में पाई जाती। नदियों में लगातार आप सोप और डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, जहां पर एग्रीगेशन शुरू हो जाता है वहां पर पानी की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, चिकनापन आ जाता है, और वहां पर जो है कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज करता रहता है। जब आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए पानी का जिसमें आप कपड़े धो रहे हैं, और जिस साबुन का, जिस सर्फ का, डिटर्जेंट का आप यूज कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा रखते हैं तो मिसल आसानी से बन जाएगी और जितने भी डर्टी क्लॉथ्स हैं उनका डर्ट निकाल के बाहर ले जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो कपड़े धोने का एक ही तरीका है, बाहुबल। उठाइए, कपड़ों को पटकिए, कपड़ों के ऊपर अपनी सारी गुस्सा निकाल दी। आप कभी सोच के देखिए कि आप जो पीट पीट के कपड़े धोते हैं उससे आपका कोई फायदा? यही एक फायदा है कि जिम नहीं जाना पड़े, और तो मुझे कोई फायदा दिखाई देता है।
क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि वॉशिंग मशीन कपड़ों को पीटती नहीं है और उसके बाद भी आसानी से धो देती। तो इसका मतलब कपड़ों को पीटना कपड़ों की धुलाई नहीं। अगर आपका डिटर्जेंट या सोप क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन डेवलप कर लेता है और आपके पानी का सही टेम्परेचर है, जिससे क्राफ्ट टेम्परेचर डेवलप हो जाता है, ये दो चीजें डेवलप हो जाती हैं, तो कपड़ों में से डर्ट अपने आप बाहर आ जाएगी मिसल फॉर्मेशन की वजह से। उसके लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। कैसे बनती है ध्यान दीजिएगा। ये सोप मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिए, RCOONA। COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये स्ट्रॉन्ग आयनिक पार्ट हैं जो वाटर अट्रैक्ट करेंगे। ये लंबा हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो वाटर को रिपेल करेगा। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब रिपेलिंग, हाइड्रो मतलब वाटर। तो जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो वाटर रिपेलिंग चेन है, हाइड्रोफोबिक चेन। और जो आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये डर्ट के साथ जाके चिपक जाएगा और मिसल फॉर्मेशन शो करेगा। ये इन्होंने मिसल के एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे सोडियम स्टरेट, सोडियम पाल्मेट, और इन सब के जो आर जो लार्ज ग्रुप है वो देखिए C17 H35 वाला ये जो ग्रुप है ये आर लार्ज ग्रुप है। तो ये बार्स जो आपके वॉशिंग केक्स आते हैं, डिटर्जेंट्स आते हैं, इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं। डर्ट के साथ किस तरीके से चिपकते हैं बेटा? जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो डर्ट को पकड़ लेता है, और जो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है वो पानी में आके एक गोल मिसल बनाता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके बेटा इसने जो है मिसल के एग्जांपल्स दिए हैं, ध्यान दीजिए। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा गोल वाला। सबसे पहले जब आप आयंस को पानी में डालेंगे कपड़े धोने के लिए, मतलब डिटर्जेंट या सोप को, तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पानी के अंदर पहुंचता चला जाएगा। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे किसी क्लॉथ पर, तो क्लॉथ में जो ये वाला जो गोल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला गोल डर्ट पार्टिकल, इस डर्ट पार्टिकल से हाइड्रोफोबिक पार्ट जुड़ जाएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में पहुंच जाएगा। तो अंदर सारे के सारे पार्ट जो दिखाई देंगे वो हाइड्रोफोबिक होंगे और ये मिसल बना लेंगे। ये जो गोल बना हुआ है ये मिसल है। और फिर दोबारा जैसे ही आप डाइल्यूट करोगे, मतलब जैसे ही आप पानी डालोगे, अगर मिसल अच्छा बना हुआ है तो वो डर्ट पार्टिकल निकल के बाहर हो जाए। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जो कि अधिकांशतः हम लोग कपड़ों को पीट पीट के अपना ताकत दिखाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। दो चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज किसकी जरूरत है कि आपका पानी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, जिसको मैं क्राफ्ट टेम्परेचर कह सकता हूँ, वो होना चाहिए। और जो पानी है और जो कंसंट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक पहुंच जाना चाहिए, जिसको क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहा जाता। मैंने आपको अभी बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड केमिकल मेथड। बेटा इनको याद नहीं करना, ये मैं बताया था, ये आपसे याद नहीं हो, इनको याद नहीं करना। याद रखिए केमिकल मेथड में कुछ रिएक्शंस कोलाइडल सॉल्यूशन देते, जैसे FeCl3+3H2 हाइड्रोलाइज करा देंगे, FeOH होल थ्राइस, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन बनने के लिए पार्टिकल एग्रीगेट हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन से बन सकता है, रिडक्शन से बन सकता है, डबल डिकम्पोजिशन से बन सकता है। पार्टिकल एग्रीगेट होकर सॉल्व बनाते हैं। इसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के हमारे पास कुछ फिजिकल प्रोसेस भी हैं। कल हम